हे गाइस, हाउस इट गोइंग? मैं अक्सर फेसबुक एड्स के बारे में बात करता हूँ, स्पेसिफिकली कैंपेन स्ट्रैटेजीज, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज पीपल थिंक कि वो ही एक सीक्रेट है टू बिकम सक्सेसफुल इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड ग्रो देयर बिजनेसेस. एंड द रियलिटी इज कि हाँ, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है. हाउएवर, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ वो ही एक चीज है. और मैं अपने कंटेंट में झूठ नहीं बोलना चाहता, गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं लोगों की सेट करना चाहता. तो आज उस फुल ऑथेंटिसिटी से, फुल ट्रांसपेरेंसी से मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा कि वो दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा पहलू है, कौन सा फैक्टर है जो मीडिया बाइंग के अलावा फेसबुक एड्स से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में उसकी मदद करता है. और वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, वो है क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज, वो है हुक्स बनाना, वो है वो प्रोसेस कि किस तरह से वो आप आइडियाज जनरेट करते हो. आइडियाज जनरेट करने से आइडियाज फिर उसको मतलब एक एड को कॉन्सेप्चुलाइज करते हो, फिर किस तरह से उसको मार्केट में उतारते हो. आज इसी के अराउंड में बात करूंगा. ये हर एक जो मैंने आपको सब बकेट बोला, जैसे एक अगर बकेट है ऑफ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो उसके अंदर सब बकेट्स हैं: मार्केट रिसर्च, आइडिएशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं आपसे आज इन सारी सब बकेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा. और ये सब मैं आपको दूंगा मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ऑफ स्केलिंग एड्स अकाउंट फ्रॉम 0 to 53,000 पर डे. मैंने एक बार एक एड अकाउंट को 9,000 पर डे से 42,000 पर डे तक स्केल किया था विद इन 7 days. एड अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया एट 30,000 पर डे. मैंने एड अकाउंट्स को 0 से 10 to 15,000 पर डे तक स्केल किया है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन करी है फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, राइट? सो आज उस एक्सपीरियंस से मैं इस वीडियो में द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर और द बकेट ऑफ फैक्टर्स आई वुड से जो कंट्रीब्यूट करता है एक बिजनेस की सक्सेस को, स्पेशली अगर वो फेसबुक एड्स रन करते हैं या किसी भी तरह की पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एड्स में हम क्या बोलते हैं एक्सेट्रा. सो आज मैं इस वीडियो में उसी मेरे प्रोसेस के बारे में आपसे बात करूंगा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ. तो चलो लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड. सो कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, समझाता हूं. सो द फर्स्ट थिंग दैट, और मैं ना आपको अब उस तरह से बताऊंगा कि इस तरह जिस तरह से हम टिपिकली करते हैं, ठीक है? सो मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से समझाऊंगा. शायद मैंने आज तक की कभी किसी वीडियोस में इतनी मतलब बेसिक लेवल से बोला नहीं है, बट आज मैं बिल्कुल वहां स्क्रैच से ही बोलूंगा कि अगर हमने किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर देम. ओके, तो हम पहला स्टेप जो करते हैं वो ये होता है कि हम मार्केट में रिसर्च करते हैं. अब मार्केट रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो हमारा यूजुअली स्टेप नंबर 1 होता है जब हम किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं, वो टिपिकल स्टेप नंबर 1 होता है कंपेटिटिव रिसर्च, राइट? सो हम कंपटीशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. हम देखते हैं कि उनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो इस टाइम क्या कर रहा है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन कर रहा है, क्या वो न्यू मैकेनिज्म ऑफर कर रहा है, क्या वो किसी तरह का न्यू मेथड बता रहा है, क्या वो किसी तरह का न्यू फीचर बता रहा है, क्या वो किसी तरह का न्यू बेनिफिट ऑफ द फीचर बता रहा है, क्या वो बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट बता रहा है. ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं. अब ये काफी ऐसी चीजें जो आपने सुनी होंगी पहले, जैसे इसमें कुछ यूनिक नहीं है कि न्यू मैकेनिज्म, न्यू मेथड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यू फीचर्स. बट one tip that I will share with you is what people fail to look at is that it's not just about the benefits, the features के benefits क्या हैं, हाँ वो important है, but sometimes you have to think about benefits of the benefits. ठीक है, तो वो भी हम चीज एनालाइज करते हैं कि उस बेनिफिट का बेनिफिट क्या है. कि अगर मेरे फोन का फीचर है कि एक्सेलेंट कैमरा, राइट, व्हाटएवर, 50 मेगापिक्सल कैमरा, ओके, या 4K कैमरा, ये मेरा फीचर है. उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है ग्रेट क्वालिटी पिक्चर्स, राइट, या वीडियोस. अब उस बेनिफिट का बेनिफिट क्या है?
मेमोरीज कैप्चर करना एक्सेट्रा। बहुत बेसिक एग्जांपल है, बट इस तरह से ही दिस इज अ मेंटल मॉडल। इस तरह से आप सोचते हो, इस तरह से आप आइडियाज जनरेट करते हो, ठीक है। सो हम जब कंपटीशन को स्टडी करते हैं तो हम ये समझते हैं कि उनका जो कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हर प्रोडक्ट का या हर क्लाइंट का जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कंपटीशन होता नहीं है, राइट। कि वो थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट है, या अगर डायरेक्ट कंपटीशन है भी तो ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा हमें डेटा नहीं मिलता है कि डायरेक्टली क्या बोला जा रहा है, किस तरह से उसको बेचा जा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट कंपटीशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो विच इज एडजेसेंट मार्केट, या पीपल हु आर सेलिंग टू द सेम मार्केट बट मे बी trying to solve the similar problem or give a similar solution in a different way, right? So indirect competition को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बेदिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सो इट कुड बी शावर जेल, राइट। बट सिमिलरली अगर आप कोई शावर जेल सेल नहीं कर रहे हो बट आप बेदिंग सॉल्ट सेल कर रहे हो, सो बेदिंग सॉल्ट अगर मैं सेल करने की सर्च करने की कोशिश करूंगा ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट, आई मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। And in that case scenario, I will probably look at the indirect competition that I have, which means shower gel, right? So ये मेरा indirect competition है और मैं उनको रिसर्च करूंगा और उस रास्ते पे जाऊंगा। So this is just to tell you where I will go. मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में और क्या क्या मैं करूंगा, ठीक है। So ये हो गई कुछ चीजें। अब पहली चीज तो हम यही करते हैं, मार्केट में जो कंपटीशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको स्टडी करते हैं। जब हम ये कर लेते हैं फिर हम समझते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट है या ऑफर है, वो क्या करता है, किस तरह के सोल्यूशंस देता है और दे सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है टिपिकल, या फिर आप बोल सकते हो एक SOP है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर प्रोडक्ट चेकलिस्ट, कि हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सुपीरियर है या फिर इन्फीरियर है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के जो भी हम प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स जो सेल करते हैं जिसके लिए हम मार्केटिंग हैंडल करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल में सुपीरियर होता है, विच मीन्स कि उनके फीचर्स बेटर होते हैं, उनके फीचर्स क्योंकि फीचर्स बेटर हैं तो उसके बेनिफिट्स बेटर है, तो वो एक्चुअल में सुपीरियर होता है। तो जब एक ऐसा प्रोडक्ट होता है ना जो एक्चुअल में सुपीरियर है, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करना रिलेटिवली ईजियर होता है, बिकॉज उसमें ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं। लेकिन ये ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ये कभी कभी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सुपीरियर मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, वो सेम ही फीचर्स हैं या 99% फीचर्स सेम ही है, बिकॉज नए फीचर्स कुछ है ही नहीं, दिस इज व्हाट इट इज, कोई न्यू इनोवेशन नहीं है। तो उन केस सिनारियोज में हमें ये समझने की कोशिश करनी होती है कि हम किस तरह से उस प्रोडक्ट को सुपीरियर प्रोडक्ट की तरह पोजीशन कर सकते हैं। सो द सुपीरियर प्रोडक्ट चेकलिस्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट और SOP दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट हेल्प्स अस ईदर टू क्रिएट एंड आइडिएट कि किस तरह से सुपीरियर प्रोडक्ट बनाया जाए, या फिर किस तरह से हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सुपीरियर प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया जाए, राइट। ईदर और जो भी फिट इन होता है इस सिचुएशन में हम उस रास्ते पे चलते हैं। सो ये अगली चीज होती है, ये साथ साथ कर रहे होते हैं जब हम मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज, जब ये समझ आ जाता है फिर हम बाकी चीजें क्लैरिटी मतलब साथ साथ उसी टाइम जब ये कर रहे होते हैं तो ये चीजें ना साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। कि मैं तीसरी चीज बताता हूँ कि हम आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ICP बनाते हैं। अब देखो इसकी अलग अलग डेफिनेशंस और मीनिंग होते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा ICP, बायर पर्सोना एक्सेट्रा। बट हम जिस तरह से इसको अप्रोच करते हैं वो इस तरह से अप्रोच करते हैं फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिवनेस, राइट, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए और इफेक्टिव हो जाए। तो हम किस तरह से अप्रोच करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और आप अपने तरह से कर सकते हो, बट मुझे बस आपको वो ही बताना है जो मैं करता हूँ फुल ऑथेंटिसिटी के साथ। तो मैं ICP जब क्रिएट करता हूं तो हम ICP को समझते हैं कि हमारा टैम है, कि हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है, अवेलेबल मार्केट है टोटल, वो ये है, दैट्स आवर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। सो दिस कुड बी जस्ट एन एग्जांपल, दिस कुड बी फीमेल अबव 25, राइट। सो इतना सा ही डिफाइन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये बोल दूंगा फीमेल अबव 25 इन दीज cities, right, etc.
सो ये हमारा बन जाएगा आईसीपी। अब मैंने इसमें ज्यादा नैरो नहीं किया अपने अंडरस्टैंडिंग को, थॉट प्रोसेस को या टारगेटिंग को। मैंने सिर्फ बोल दिया कि ये एक कैटेगरी ऑफ ऑडियंस है जो मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, अवेलेबल मार्केट साइज है, मेरी जो मार्केट है वो इसी के अंदर है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आईसीपी। फिर हम बनाते हैं बायर पर्सोनास। कभी कभी हम बनाते हैं, कभी कभी हम नहीं बनाते, डिपेंड करता है कितना मुश्किल हो रहा है टू आइडिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो हम फिर बनाते हैं बायर पर्सोना। बायर पर्सोना हो सकता है, और एक जैसे मैं बोल रहा हूं, हर बार जरूरी नहीं होता ये बनेगा, कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आईसीपी से ही काम हो जाता है। ठीक है, सो अगर हम बायर पर्सोना बनाते हैं तो बायर पर्सोना इज, यू कैन से, इट हेल्प्स अस क्रिएट गेट सम मेंटल क्लैरिटी कि किस तरह से हम यूनिकली आइडियाज जनरेट करके एक प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि यूनिकली प्रोडक्ट को पोजीशन करने में ना बहुत ही बड़ा चैलेंज आता है या क्रिएटिव ब्लॉक आता है। वी आर नॉट एबल टू पुश थ्रू द क्रिएटिव ब्लॉक, आइडियाज आते ही नहीं है। सो उन सिचुएशंस में बायर पर्सोना बहुत हमारी मदद करता है। सो बायर पर्सोना इज कि आईसीपी के अंदर का ही एक सब कैटेगरी, राइट? और वो बायर पर्सोना इज स्पेसिफिक पर्सोना, अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल जिसके लिए हम ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और उस इंडिविजुअल के लिए हम इस प्रोडक्ट को एक सुपीरियर प्रोडक्ट की तरह पोजीशन करना चाहेंगे। ऐसे हम सोचते हैं। हाईली कंपैरेटिव मार्केट प्लेसेस में टिपिकली यही अप्रोच फॉलो होती है कि आईसीपी के बाद बायर पर्सोना डिफाइन होता है और बायर पर्सोना को सोच के एड बनती है। अब यहां पे एक कैवियाट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने एक इंडिविजुअल बायर पर्सोना के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई या फिर एड बनाई तो फिर मैं सिर्फ उसी को कॉल आउट करूंगा या उसी को सर्व करूंगा, नहीं। सिर्फ ये एक मेंटल मॉडल है टू पुश थ्रू द क्रिएटिव ब्लॉक या फिर कम अप विद सम यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। जैसे मैं बोल रहा था कि आइडिया जनरेट करने की कैपेसिटी हिट कर जाते हैं हम कि यार नए नए आइडिया जनरेट होते नहीं है एंड वी गेट स्टक। सो दिस एक्शन दैट आई टोल्ड यू, दिस वन स्टेप हेल्प्स अस पुश थ्रू दोस क्रिएटिव ब्लॉक्स। ठीक है, सो बायर पर्सोना डिफाइन करते हैं कि ओके 25 प्लस वुमेन, great. Now let's further dive deeper into it and let's define a buyer persona of this TAM. So I will be like, okay, इस buyer persona का TAM, इस TAM का buyer persona क्या है? तो मैं बोल सकता हूँ एक buyer, और multiple हो सकते हैं buyer personas, right? Ideal customer profile typically एक ही होता है, okay? Typically B2B businesses में हो सकता है 2-3 हो जाए, और typically वैसे honestly बताऊँ technically ICP B2B बिजनेसेस में ही यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी या बिजनेस मॉडल कैनवस। हाउएवर हम आईसीपी यूज करते हैं, वही बड़ा इजी हो जाता है एग्जीक्यूट करना और समझना इस चीज को, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे B2C हो चाहे B2B हो। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, सो वो हमारा आईसीपी है। फिर हम बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं। टिपिकली एक ही आईसीपी होता है। बायर पर्सोनास मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50 बना लेंगे एक साथ, नहीं। हम 3 से 5 से शुरुआत करते हैं और फिर बिल्डअप करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, फिर देखते हैं, टेस्ट करते हैं चीजें, जो काम बेटर करता है उसको आगे लेके जाते हैं, जो नहीं करता फिर और नए आइडियाज बनाते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो बायर पर्सोना हो सकता है एक आईसीपी का, सो 25 प्लस वुमेन। सो मैं बोल सकता हूं उसका फर्दर बायर पर्सोना हो सकता है कि एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कैरेक्टर, राइट? जैसे हम बोलेंगे कि मेघा, who is 30 years old and she is working in an MNC and she is a mother, and she is a fitness enthusiast. ऐसे मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, बायर पर्सोना। और उसके ट्रिगर्स क्या हैं, वो इमोशनली इंपल्सिव बाय करती है, नहीं करती है, लॉजिकली बाय करती है या इंपल्सिवली बाय करती है, या कभी कभी कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, कहाँ वो शॉप करती है, किस प्रोडक्ट्स को, किन ब्रांड्स को वो यूज करती है। इन चीजों को मैं डिफाइन करके एक पूरा बायर का पर्सोना, एक इमेजिनरी कैरेक्टर सा क्रिएट करूंगा। ठीक है, और फिर हम सोचेंगे कि अब मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है, मेघा को अगर बेचना है तो मैं कैसे बेचूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आगे काम करते हैं और आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो फॉर्म करते हैं। तो
तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये पूरा प्रोसेस का एक सीक्वेंस है, लेकिन ऑफ कोर्स इस वीडियो में इतनी आराम से मैं ऐसे सीक्वेंस बता दूंगा तो मतलब हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। ऑलरेडी 10-15 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। सो बट इफ यू आर टेकिंग नोट्स, दिस इज रियली गोना हेल्प यू। बट मूविंग फॉरवर्ड, सो बायर पर्सोना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, स्टार्ट किया हमने, क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया। ऑनबोर्ड करने के बाद हमने कंपटीशन को एनालाइज किया, उनके इनडायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन दोनों को, डिपेंडिंग ऑन कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मार्केट की क्या इस टाइम डिमांड है, कौन से सोल्यूशन चल रहे हैं, इसका आइडिया हमें आ गया। जब हम ये कर रहे होते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि सुपीरियर प्रोडक्ट चेकलिस्ट जो एसओपी है वो भी हम साथ साथ मेंटेन करते हैं और समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है या नहीं है। अगर है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो किस तरह से उसको सुपीरियर या तो ए बनाया जा सकता है या तो बी पोजीशन किया जा सकता है। ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और फिर मार्केट रिसर्च के लिए हम बहुत जगह पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम Amazon रिव्यूज पे जाते हैं, के रिव्यूज देखते हैं हम, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार रिव्यूज, 5 स्टार रिव्यूज, ये सारी चीजें देखते हैं। जब हम रिव्यूज देखते हैं या लोग क्या बोल रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू पीपल वांट, राइट। ये समझते हैं कि ये वो चाह क्या रहे हैं। जैसे अब इसका भी ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1 स्टार 2 स्टार रिव्यूज देखोगे, ठीक है। ऐसे रिव्यूज नहीं कि जिसने बोला यार पैकेज डैमेज था सो डिलीवरी इश्यूज बता के उन्होंने 1 स्टार रिव्यू डाल दिया, ऐसा नहीं। अच्छा थोड़ा सा जिसमें थोड़ा कंटेंट निकल के आए, ऐसे 1 स्टार 2 स्टार रिव्यूज देखते हैं। और इसको हम आई वॉन्ट स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। आई वॉन्ट स्टेटमेंट्स क्या होता है? आई वॉन्ट स्टेटमेंट्स होते हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आई डोंट वॉन्ट, राइट। सो जो भी इंसान नेगेटिव रिव्यू ड्रॉप कर रहा है वो बोल रहा है आई डोंट वॉन्ट दिस, राइट। मतलब उसको ये चीजें पसंद नहीं आई या ये चीजें वो अप्रिशिएट नहीं करता। सो दिस इज एन आई डोंट वॉन्ट साइकोलॉजी। आई डोंट वॉन्ट जब तुम फिगर आउट कर लेते हो तो तुम उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हो तो तुम्हें आई वॉन्ट स्टेटमेंट मिल जाती है। इस तरह से तुम्हें ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर मुझे मेघा को एक प्रोडक्ट सेल करना है जो इमेजिनरी कैरेक्टर था, तो व्हाट वुड मेघा नॉट वांट, व्हाट इज इट दैट शी डज नॉट वांट, एंड देन व्हाट इज दैट वन थिंग दैट शी एक्चुअली वांट्स। इसकी क्लैरिटी मिलती है, आइडिया मिलता है। इस तरह से हम ये बनाते हैं आई वांट स्टेटमेंट्स। इसको आप यूज कर सकते हो, क्लॉड यूज कर सकते हो। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्लॉड ही होता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कॉपी राइटिंग। उससे अच्छा अभी तक कुछ नहीं है कॉपी राइटिंग के लिए। आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, मैं दोनों यूज करता हूँ, फुल ट्रांसपेरेंसी, और दोनों के पेड वर्जन यूज करता हूँ। लगभग $23-25 लगते हैं पर प्रोडक्ट मेरे। सो आप बोल सकते हो $40-50 हर मंथ का हम स्पेंड करते हैं, और मैं दोनों यूज करता हूँ क्योंकि क्लॉड की कैपेसिटी कम है उसका, इसलिए हम चैट जीपीटी और वो दोनों यूज करते हैं क्योंकि हमारा काम ज्यादा है। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो तो शायद आप एक ऐप के साथ आपका काम चल जाएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, सो आई वांट स्टेटमेंट्स, राइट। सो हम ये बनाते हैं, और साथ ही साथ हम आई डोंट वांट स्टेटमेंट भी बनाते हैं। और ये क्यों बनाते हैं और ये कैसे बनाते हैं? तो हम देखते हैं कि जो बंदा बोल रहा है अच्छे रिव्यूज में, 4 स्टार 5 स्टार रिव्यूज में, कि आई लाइक दिस, तो उससे हमें समझ आ गया कि आई वॉन्ट क्या है, ये वॉन्ट है, बिकॉज वो क्लियरली बता रहा है आई वॉन्ट दिस, आई लाइक दिस, राइट। फिर हम उसका ऑपोजिट करते हैं तो आता है आई डोंट वॉन्ट इट, राइट। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट रीजंस टू बाय समथिंग। सो इवन दो यूर लाइक हाँ इंफॉर्मेशन है, हाँ मुझे पता है, अरे ये कोई यूनिक चीज नहीं है, अरे ये तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थोड़ी है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। बट आई एम टेलिंग यू, इंफॉर्मेशन alone is never going to make you successful. It is about the execution of the information. थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा पर एक बात शेयर करना चाहता हूं, और मैं देखता हूं मैं काफी एक्सपर्ट मीडिया बायर्स और मार्केटियर्स से भी मिला हूं इंडिया में, एंड मैंने ये चीज देखी है कि there is a saying they say that never meet your superheroes. Well, I don't agree with it, but मैंने वो सुपर हीरोज है ही नहीं, ठीक है। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे रियलाइज हुआ
कि दे आर वेरी हाई ऑन इन्फॉर्मेशन, दे थिंक दैट दे नो इट ऑल, बट उनसे अगर पूछो ना आपने क्या एग्जीक्यूट किया या कितना एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन लेवल का एक्सपीरियंस बहुत लो होता है उनका, जिसकी वजह से वो एक्यूमेंट सॉलिड नहीं होता उनका. So this is one of the reasons why Alex Hormozi is one of those people that I really admire and I respect. Not because Alex Hormozi free content देता है या अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाता है या बुक बहुत अच्छी लिखी है उसने, सिर्फ ये रीजंस नहीं है, बट इस रीजन से मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ही इज टॉकिंग फ्रॉम हिज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. कभी कभी मेरे पास्ट मेंटीज स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि मेरे बिजनेस के बारे में, कि यार आप अपने बिजनेस को दिखा के क्यों नहीं प्रमोट करते हो चीज़ों को, जो काफ़ी लोग करते होंगे शायद. तो मैंने उनको बोला, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रमोट माई सेल्फ एज समबडी हु हैज़ एन एक्सपीरियंस एंड हु टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, राइट. क्योंकि एक मेच्योर एडवर्टाइजर मार्केटर इस तरह से ही बात करेगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हार्डली टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन माय बिजनेस. और मैंने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया यूजिंग द सेम स्ट्रेटजीज, बट मैं ये ज्यादा शेयर करता हूँ कि इस नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उस नेचर ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या किया, इस निच में हमने क्या किया, या मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया तो मैंने क्या सीखा. और वो मैं 99% एक्सटर्नल बिजनेसेस, मतलब क्लाइंट के बिजनेसेस से जो मैं सीखता हूँ वो ही आपको बताता हूँ, बिकॉज इट अलाउज मी टू गिव यू अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच एंड टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ द थिंग्स दैट आई शेयर, राइट. एनीवे, सो बात ये थी कि कितना भी आपको लगे कि ये कॉमन सेंस वाली बात है, आई वॉन्ट स्टेटमेंट्स, आई डोंट वॉन्ट स्टेटमेंट्स, कितना भी लगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ पर्सन हु गेट्स द रिजल्ट्स he or she gets and the person who keeps on struggling. तो हम पूरा एक ट्रैकर मेंटेन करते हैं, हम इसको एड प्लान शीट कहते हैं. एड प्लान शीट में हमारी गूगल शीट में सारे कॉलम्स होते हैं, आई वॉन्ट स्टेटमेंट्स, आई डोंट वॉन्ट स्टेटमेंट्स, और बहुत ही नीट तरह से हम इसको मेंटेन करते हैं. इसलिए करते हैं क्योंकि ये रिसर्च वाला काम, इवन दो ये हर हफ्ते होना चाहिए और होता भी है, बट एक तरह से ये हमारा आइडिया जनरेशन बैंक बन जाता है, राइट. जो हम एक बार जो एफर्ट डालते हैं, उस एक बार के एफर्ट से हम बहुत टाइम तक बहुत नई नई चीजें आइडिएट करते रहते हैं. सो जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, ये हम करते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. एनीवे, कमिंग बैक, सो हम ये सारी चीजें करते हैं, Amazon रिव्यूज देखते हैं, फिर हम गूगल ट्रेंड्स वगैरह भी देखते हैं, उस पर समझते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में लास्ट 90 डेज में क्या हुआ, एक्सेट्रा, कि क्या चीज ट्रेंड कर रही है, नहीं कर रही है तो क्यों कर रही है, समझते हैं. उससे रिलेटेड क्वेरीज बताता है आपको गूगल ट्रेंड्स, तो रिलेटेड क्वेरीज देखते हैं. जब आप गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करते हो ना, तो दो तरह की सर्च होती है. एक सर्च होती है कीवर्ड बेस्ड सर्च और एक सर्च होती है टॉपिक बेस्ड सर्च. तो जब हम कीवर्ड बेस्ड सर्च करते हैं तो देखते हैं कि जैसे कि मैंने डाला शावर जेल, तो मैंने बोला कि यार इस कीवर्ड के अराउंड जो भी सर्च है वो मुझे बता कि उस पर क्या चल रहा है ऑनलाइन. तो वो कुछ भी बता सकता है विच इज इन और अराउंड दिस कीवर्ड. ओके, सो इट कुड ऑल्सो बी anything to do with any kind of फेस वॉश भी हो सकता है, वो लोशन भी हो सकता है, कुछ भी बताएगा वो, बिकॉज वो सर्च टर्म है, ठीक है. लेकिन अगर मैं सेम चीज टॉपिक, वहां पे ऑप्शन आएगी टॉपिक, और अगर मैं टॉपिक सिलेक्ट करके फिर अपनी रिसर्च सर्च करूंगा गूगल ट्रेंड्स पे, तो मुझे पता चलेगा कि उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्या क्या सर्च हो रही है, राइट. तो टॉपिक कभी कभी ये होता है, शावर जेल इज नॉट अ टॉपिक दो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह से हम 2-3 तरह से हम सर्च करते हैं. सो गूगल ट्रेंड्स है, फिर हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली, उससे समझते हैं कि कितनी डिमांड है उस चीज की. हम यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ते हैं, हम कंपेरेटर के एड्स के नीचे के कमेंट्स पढ़ते हैं, हम बहुत सारी ये चीजें करते हैं टू आइडिएट अ कंपेलिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट की पोजिशनिंग किस तरह से की जाए मार्केट प्लेस में, उसको समझते हैं. जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तब हमारा सिर्फ एक बैंक बना जिससे अब हम आइडियाज जनरेट करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे और फिर मार्केट में उतारेंगे. तो जब आइडियाज जनरेट करने की बारी आती है, ये मार्केट रिसर्च इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज अ मॉन्स्टर इन इटसेल्फ. इतना लंबा प्रोसेस है, बट वंस दैट हैपेंस, उसके बाद हम सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि हम हुक या एक हेडलाइन. अच्छा, पहले तो ये बता देता हूँ कि कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए स्टेप नंबर 1 होता है लिखना. स्टेप नंबर 1 ये नहीं होता कि मैं किस तरह की एड बनाऊंगा, कि मैं यूजीसी स्टाइल बनाऊंगा, कि मैं इस स्टाइल, हम ये नहीं सोचते. हम पहले एड लिखते हैं, टेक्स्ट
इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अस, ओके। एंड ये सबसे कॉमन पिटफॉल है। इफ यू वांट टू पुश थ्रू योर क्रिएटिव ब्लॉक्स, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। मैं जो भी रिजल्ट्स ला पाया हूँ, लाता हूँ और लाऊंगा, वो यही प्रोसेस फॉलो करके। तो हम ये सोचते ही नहीं है कि मेरी ऐड किस तरह की होगी, किस स्टाइल की ऐड होगी, किस तरह के हुक्स बनेंगे उसमें, विजुअली क्या क्या चीजें मैं दिखाऊंगा, ये सब मैं सोचता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ एक ऐड लिखता हूं। दैट्स माय स्टेप 1, ओके। सो टेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। अब उसमें भी हम पहली चीज हमेशा हुक ही लिखते हैं। हुक के लिए हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो हुक होगा वो किस तरह की मार्केट की अवेयरनेस और मार्केट के सोफिस्टिकेशन को एड्रेस करेगा। जो हमारा हुक होगा किस तरह के मार्केट की सोफिस्टिकेशन, मार्केट की अवेयरनेस को एड्रेस करेगा। और हम एक नहीं, हम 20, 25, 30 हुक्स लिखते हैं। मैं एक लिखने की जोन में चला जाता हूं और फिर लिखता चला जाता हूं। हाँ, मेरे पास कुछ खुद ही के बनाए टेम्पलेट्स हैं। मतलब मार्केट जब आप रिसर्च करते हो तो आप देखते हो कि इस कंपटीशन में जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो किस तरह के हुक्स यूज कर रहे हैं। तो पहले के 5 सेकंड में वो क्या बोल रहे हैं, फिर मैं उसको उठाता हूँ, उसका ट्रांसक्रिप्ट लेता हूँ, वो बन जाता है हमारा टेम्पलेट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उस सेम हुक को मैं रिप्लेस करता हूँ हमारे प्रोडक्ट के लिए या क्लाइंट के प्रोडक्ट के लिए, और वो बस बन गया एक मेंटल मॉडल। तो इस तरह से मैंने अपनी कुछ टेम्पलेट्स बनाई हुई है। और इसका कोई वो नहीं है कि यही एक तरीका है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी यही टेम्पलेट्स यूज करनी है, ऐसा नहीं है। यू कैन यूज व्हाटएवर थिंग्स यू लाइक, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ द टेम्पलेट्स आर क्रिएटेड। आप जाते हो इधर उधर, देखते हो कंपटीशन में क्या चल रहा है, उनके स्टार्टिंग के 5 सेकंड के वीडियोस का ट्रांसक्रिप्ट उठाते हो, उठा के वो हुक्स या हेडलाइंस में कन्वर्ट करते हो टेम्पलेट में, और फिर बस उसी को यूज करते रहते हो। दैट्स हाउ इट इज। सो ये करते हैं, ठीक है। फिर 20-25 बन गए लगभग, कभी कभी ज्यादा अगर आइडियाज नहीं आ रहे अच्छे। एंड फिर मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं मोस्टली इसको लिख के छोड़ देता हूँ अगर बिल्कुल जल्दी नहीं है लॉन्च की, और मैं 24 to 48 आवर्स बाद वापस आता हूँ। और फिर मैं जब वापस आके हुक्स को पढ़ता हूँ तो मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है, और फिर मेरे को उसमें कमियां दिखती, और फिर मैं उसको ठीक करता हूँ। यही एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। ऑथर्स बुक भी ऐसे ही लिखते हैं। और फिर हम जब हुक बन जाती है, फाइनल हुक, फिर हम उस हुक को एक टॉपिक की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हुक बन गया और अब ये मेरा टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे ऐड लिखनी है। फिर मैं ऐड लिखता हूँ, और इस तरह से हमारा एक पूरा मैकेनिज्म, पूरा एक ये प्रोसेस है जो हम फिर एक ऐड को उतारते हैं। और जब हम ऐड लिख लेते हैं, लिखने के बाद मैं ऐड का कॉन्सेप्ट सोचता हूं, फिगर आउट करता हूं कि अब इस ऐड के स्टाइल को, मतलब कौन सा स्टाइल, कि मैं किस तरह से इसको दिखाना चाहूंगा, कि इस मैसेज को, इस स्क्रिप्ट को या ऐसी सिमिलर स्क्रिप्ट को मैं यूजीसी बनाना चाहूंगा, मैं हाई टेक फैंसी वीडियो शूट कराना चाहूंगा, मैं इमेज ऐड में ऐसी कोई चीज दिखाना चाहूंगा, मैं कराउजल दिखाना चाहूंगा, मैं ए रोल्स के साथ दिखाना चाहूंगा, मैं बी रोल्स डालूंगा कि नहीं डालूंगा, मैं किस तरह की एडिटिंग करूंगा नहीं करूंगा, और मैं विजुअल्स के साथ किस तरह से ये चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जो मैं बोल रहा हूं मेरे एड्स में। मैं विजुअली उसको कैसे हुक करूंगा, ऑडियंस को विजुअली कैसे वो चीज दिखाऊंगा अपनी इमेजरी में, अपने एनवायरमेंट में। और उसको करने के लिए सेम प्रोसेस, जब हम रिसर्च करते हैं फिर हम फिर से रिसर्च करते हैं, आइडिया थोड़े जनरेट होते हैं, फिर हम हमारी स्क्रिप्ट के अराउंड उसको फिट इन करते हैं, और ऐसे एक पूरा प्रोसेस बनता है। फिर हम एक स्टोरी बोर्ड डॉक्यूमेंट होता है। स्टोरी बोर्ड इज लेफ्ट साइड में हमारी, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बट हम हमारे केस में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा जो विजुअल होगा उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है एक लाइन में, या कभी कभी स्क्रीनशॉट होता है, रेफरेंस। एंड राइट साइड में हम देखते हैं कि उस सीन पे क्या डायलॉग होगा। तो ये होता है स्टोरी बोर्डिंग। हर एक चीज को हम इस तरह से प्लान आउट करते हैं। फिर ये जो स्टोरी बोर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ये स्टोरी बोर्ड डॉक्यूमेंट जाता है क्लाइंट के पास, अगर उन्हीं को शूट करना है। अगर किसी क्रिएटर के पास जाना है तो उसके पास जाता है, और उसका एक ब्रीफ होता है, फिर हम उसको ब्रीफ देते हैं क्लाइंट को या क्रिएटर को, और ब्रीफ, और ये सेम फिर स्टोरी बोर्डिंग डॉक्यूमेंट जाता है वीडियो एडिटर के पास भी, ताकि उसको पता हो कि कौन से सीन को किस तरह से एडिट करना है। और ये कुछ प्रोसेस होता है कि हम फॉलो करते हैं। और भी चीजें, बट आई होप दिस वीडियो एड्स वैल्यू, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन, व्हाट इट टेक्स एक्चुअली, कि यार किस तरह से हम एड्स बना सकते हैं जो सक्सेसफुल हो, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बिजनेसेस को स्केल करें। कैंपेन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सीक्रेट नहीं होता,
20% इंपॉर्टेंस होगी कैंपेन स्ट्रेटजी की। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इसीलिए जब मैं कैंपेन स्ट्रेटजी सिखाता हूं ना, तो मैं बोलता हूं कि सिंपल रखो, क्योंकि कैंपेन स्ट्रेटजी सीक्रेट है ही नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजर्स और एड एजेंसीज पता किस चीज के लिए पैसे देते हैं ब्रांड्स उनको? एड्स लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि यार वही तो चीज है जो आप ऑडियंस को दिखाओगे, राइट? So, जब ऑडियंस को जो चीज दिखाना हम जो दिखाने वाले हैं उस चीज पे ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। सो इसीलिए मीडिया बाइंग को सिंप्लीफाई करो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को रोबस्ट बनाने के लिए, कंपेलिंग बनाने के लिए पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए जो हमारा है, जिसका आज मैंने आपको एक ओवरव्यू आप बोल सकते हो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर दिया। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट ड्रॉप जरूर करना, और ये क्वेश्चन हो तो पूछना। इस वीडियो का आइडिया भी आपके कमेंट से ही आया है, तो मैं शेयर करता रहूंगा आने वाले वीडियोस में अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से और चीजें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye.